नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी आपने देखा कि परसों किस तरीके से आपके पीसीएस का नोटिफिकेशन आया और कल से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। कयास लगी जा रही थी कि एक बड़े स्तर का परिवर्तन आपके मेंस विषय वस्तु में किया गया। तो उसमें क्या-क्या परिवर्तन किया गया? क्योंकि आप भी जानते हैं 2 जीएस के पेपर ऐड किए गए हैं, ऑप्शनल की विषय वस्तु को हटाया गया। एक छोटे से लाइन में लिख दिया गया कि उत्तर देश विशेष। आज हम उसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है कि आखिर किन-किन मुद्दों पर कैसे-कैसे आपका पूरा पेपर आधारित होगा। तो जल्दी से जल्दी अगर जो इसकी बात करें तो ये पीसीएस की वेबसाइट है जहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टूडेंट कॉर्नर में जब आप जाएँगे तो वहाँ पे आपके पीसीएस एग्जामिनेशन 2023 का ये सिलेबस दे रखा है। न्यू के रूप में आपका ब्लिंक भी कर रहा है। अगर इस सिलेबस की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं 6 पेपर आपके जीएस के होने हैं। अगर हम एक पेपर की बात की जाए तो पेपर 1 यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे यह कह रहा है कि भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की जो कला है, संस्कृति है, साहित्य है, वास्तुकला है, उन सब चीजों के ऊपर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इसी में आधुनिक भारतीय इतिहास जो कि 1757 से लेकर के 1947 तक का है, उसकी महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति, समस्याएं, इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन होंगे। पुनः स्वतंत्रता संग्राम जो हमारी आजादी के विभिन्न प्रकार के नायक हैं, नायिकाएं हैं, उसको आधारित करते हुए उसके विभिन्न चरण, देश के अलग अलग लोकेशन में क्या क्या इसके पर्याय थे, जिन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया, महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। स्वतंत्रता के बाद देश के अंतर्गत जो एकीकरण हुआ और जो पुनर्गठन हुआ खास करके 1965 में, उसका क्या एक पूरा आधार रहा। पुनः विश्व के इतिहास की जब बात की जाए तो 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य में जो प्रमुख घटनाएं घटी हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति 1789 की, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का फिर से एक बार सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, साथ ही साथ राजनीतिक दर्शन शास्त्र और फिर आपकी साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, ये जो अलग अलग टाइप के आपने शब्द सुने होंगे, उन पहलुओं को आधारित करते हुए उसके ऊपर समाज का क्या प्रभाव रहा और समाज ने इसने अपनी एक रूपरेखा कैसे विकसित की, उन सब चीजों के ऊपर आधारित। फिर भारत का समाज और भारत की जो संस्कृति है उसकी क्या खासियत है, उसके ऊपर आधारित। महिला और महिला में ही महिला के साथ समाज और महिला संगठन की भूमिका क्या है। पुनः जनसंख्या और जनसंख्या से संबंधित जो आपकी समस्याएं हैं, जैसे गरीबी हो गई, विकासात्मक विषय जैसे आपके शहरीकरण हो गया, या फिर उनसे संबंधित जो आपकी समस्या या समाधान है, इन सब विषयों के ऊपर आधारित। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनका क्या पूरा अर्थ है और उसके अलावा भारतीय समाज की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर, राज्य व्यवस्था, समाज संरचना पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, उस विषय के ऊपर है। पुनः सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, इन सब मुद्दों के ऊपर आपसे पहले प्रश्न में क्या होंगे, क्वेश्चन अपेक्षित होंगे। साथ ही साथ विश्व की प्रमुख प्राकृतिक संसाधन जो है, जैसे जल, मिट्टी, वन, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में जैसे भारत की बात की जाए तो उसके संदर्भ में क्या इसके एक आधार हैं। और पुनः भौतिक भूगोल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री जलधारा, पवन और हिमसरताएं, इन सब चीजों के ऊपर आधारित आपसे प्रश्न की अपेक्षा की जाती है। साथ ही साथ भारत में सामुदायिक सामुद्रिक संसाधन, अर्थात जो हम कह सकते हैं समुद्र में चीजें पाई जाती है और उनकी संभाव्यता, अर्थात भविष्य में क्या चीजें पाई जाएंगी। मानव के प्रवास, अर्थात विश्व की जो शरणार्थी समस्या है, जैसे भारत उपनिवेश की जब बात की जाए तो भारत उप महाद्वीप में आपने देखा होगा कि तिब्बत के बहुत सारे शरणार्थी, या अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे नाम देख लेते हैं। सीमांत तथा सीमाएं, बहुत सारे हमारे पड़ोसी हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार क्या है, तो उस संदर्भ में भारत उपमहाद्वीप को आधारित करते हुए इसके आधार। और फिर आपकी जनसंख्या और अधिवास, इसका पूरा पूरा एक प्रकार क्या होगा, उसका प्रतिरूप क्या होगा, उसमें नगरीकरण, स्मार्ट नगर और जैसे आज एक नई संकल्पना स्मार्ट ग्राम के रूप में आई है, तो ये सब मिला जुला स्वरूप क्या होगा, आपके जीएस के पेपर पहले अर्थात फर्स्ट पेपर में इनसे अपेक्षित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करते हैं दूसरे पेपर की। अब दूसरे पेपर में क्या क्या बात की गई है कि भारतीय संविधान की जब बात की जाए तो उसके ऐतिहासिक आधार क्या है, इसके अलावा विकास कैसे हुआ, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, पुनः आपके आधारभूत संरचना उसकी क्या है, और संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में जो उच्चतम न्यायालय है उसकी भूमिका क्या है। पुनः यहीं पर बात की जाए तो संघ और राज्य क्षेत्र के कार्य और तथा उनका उत्तरदायित्व क्या है, संघीय ढांचे से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के विषय हैं उनकी जो चुनौती है, या स्थानीय स्तर पे शक्ति और वित्त का जो हस्तांतरण है उनमें क्या चुनौती आती है, उन सब विषयों के ऊपर आधारित।
पुनः केंद्र राज्य के वित्त संबंध में वित्त आयोग की भूमिका क्या है, साथ ही साथ शक्तियों का पृथक्करण और विवाद के अलावा निवारण तंत्र और इसके संबंध में जो विभिन्न संस्थाएं इसके कार्यरत हैं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का कैसे कैसे उदय हुआ और साथ ही साथ उनका प्रयोग क्या है उसकी बात की जाती है। साथ अगर देखा जाए तो भारतीय संवैधानिक योजना और प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ इसकी तुलना, इसके अलावा संसद और राज्य विधायिका की संरचना क्या है, उसका कार्य क्या है, कार्य का संचालन कैसे होता है, शक्ति और विशेषाधिकार जो है उनसे संबंधित जो आपके प्रमुख विषय हैं वह इसमें शामिल होते हैं। पुनः कार्यपालिका, न्यायपालिका और इसकी जब बात की जाए तो इसकी संरचना, इसका संगठन कैसे, इसका कार्य कैसे, जैसे सरकार के मंत्रालय और विभिन्न विभाग, प्रभाग और समूह, औपचारिक और अनौपचारिक संघ हो या शासन प्रणाली में इनकी भूमिका, इन सब पहलुओं को आधारित और साथ ही साथ जैसे जनहित याचिका, आपने पीआईएल के बारे में सुना होगा, तो उन सारे मुद्दों की यहाँ पे बात की जाएगी। और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की जब बात की जाए तो उसके मुख्य विशेषताएं क्या हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ विभिन्न संवैधानिक पदों पर जो नियुक्तियां होती हैं, जो शक्तियां होती हैं, जो उनके कार्य होते हैं और उनके जो उत्तरदायित्व होते हैं उसके बारे में आपसे अपेक्षा। साथ ही साथ संवैधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय जैसे नीति आयोग हो या उसकी विशेषताएं क्या हैं या फिर उनका जो कार्य भाग है वह कैसे कार्य करता है। सरकारी नीतियों की जब बात की जाए तो वह विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए कैसे अपना कार्य करते हैं, उनका अभिकल्पन और उनका क्रियान्वयन। मुद्दों के संबंध में सूचना संचार प्रौद्योगिकी जैसे आईसीटीसी, अगर इसकी बात की जाए तो इन सब के ऊपर आधारित। पुनः विकास प्रक्रिया जैसे गैर सरकारी संगठन की भूमिका, स्वयं सहायता समूह हो, विभिन्न समूह और संघ अभिदाता, सहायतार्थ संस्थाएं और साथ ही साथ संस्थागत और अन्य अंशधारक जो होते हैं वो इसमें आपके शामिल होते हैं। पुनः केंद्र और राज्य के द्वारा जो जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं, साथ ही साथ इन योजनाओं का कार्य निष्पादन और अति संवेदनशील वर्गों की कैसे रक्षा हो, कैसे बेहतरी हो, उसके लिए विभिन्न प्रकार के तंत्र, साथ ही साथ विधि, संस्था और निकाय। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन संबंधित, सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित आपके विषय और गरीबी भूख संबंधित विषय, राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ। साथ ही साथ देखा जाए शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं जैसे ई गवर्नेंस का अनुप्रयोग, मॉडल और सफलताएं, साथ ही साथ सीमाएं और उनकी संभावनाएं, नागरिक चार्टर और फिर आपकी पारदर्शिता और जवाबदेही, संस्थागत और साथ ही साथ अन्य उपाय, ये इसमें आपके शामिल होते हैं। पुनः यही पर अगर बात करें तो आपके लोकतंत्र में उभरती हुई जो प्रवृत्तियां हैं उनमें सिविल सेविकाओं की भूमिका क्या है और भारत और अपने पड़ोसी देशों के साथ इसका संबंध कैसा है, इसके बारे में। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह, भारत और संबंधित और भारत के अन्य हितों को प्रभावित करने वाले जो करार होते हैं उनकी बात की जा रही है और भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का क्या प्रभाव है उसके बारे में। साथ ही साथ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और उनके मंच, उनकी संरचना क्या है, उनके अधिदेश क्या है और उनका कार्यभाग क्या है। पुनः क्षेत्र के संबंध में, राष्ट्र के संबंध में, अंतरराष्ट्रीय संबंध में महत्वपूर्ण आपकी समसामयिक घटनाएं अर्थात करंट अफेयर, यह विषय वस्तु आपके दूसरे पेपर से संबंधित आपको देखने मिलता है और अपेक्षा की जाएगी कि आप इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे करेंगे। पुनः पेपर नंबर आपका 3 जिसको हम सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस पेपर 3 के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धि और आपकी नीति। अब इसमें क्या होता है, एनआईटीसी की जब बात की जाए तो इसमें आयोग की भूमिका क्या है, सतत विकास के जो लक्ष्य हैं खास करके एसडीजी, अगर इसकी बात की जाए तो इसके पर्याय के स्वरूप हमें किन किन मुद्दों को यहाँ पर देखने की बात आएगी, अगर उसकी बात की जाए तो वह पूरी तरीके से, साथ ही साथ गरीबी के मुद्दे हो या सामाजिक न्याय हो और साथ ही साथ समावेशी विकास हो, अगर उन सब विषयों की बात की जाए तो वह प्रमुख रूप से। इसके अलावा यहीं पर सरकार के बजट, उसके अव्यय और वित्तीय प्रणाली कैसे कार्य करती है उसको आधारित, प्रमुख फसल, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि, सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, ढुलाई, विपणन, किसानों की सहायता के लिए ई तकनीकी, इन सब विषयों के ऊपर आधारित। साथ ही साथ अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कृषि अनुदान तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े जो मुद्दे आते हैं और फिर आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो उद्देश्य है, क्रियान्वयन है, पर सीमा है और उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए उसको लेकर के खाद्य सुरक्षा और बफर भंडार में किसी में तकनीकी अभियान वगैरह को कैसे अप्लाई किया जाए इसकी बात।
भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग के कार्यक्षेत्र का पूरा महत्व, स्थान निर्धारण और ऊर्ध्व और अधो प्रवाह आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन, ये सारे मसले पूरे भारत में स्वच्छता के प्रसार, भूमि सुधार और साथ ही साथ भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास में इसका प्रभाव, साथ ही साथ आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, इन सब मुद्दों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय, राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान की और प्रौद्योगिकी की नीति, दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग, साथ ही साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकी का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, द्वि अनुप्रयोगी एवं तकनीकी उपयोगी प्रौद्योगिकियों का कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, उन सब बातों की बात की जा रही है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोत, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता, बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित आपके मुद्दे, इन सब चीजों के अलावा पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, साथ ही साथ जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण के साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उनका क्षरण, पर्यावरण संघात का आकलन, इन सब विषयों के साथ ही साथ आपदा जैसे गैर पारंपरिक सुरक्षा हो एवं संरक्षा की चुनौती, और साथ ही साथ आपके आपदा शमन और उसका प्रबंधन। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती, जैसे हम बात करें आणविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण या उसके प्रसार, संचार तंत्र की, मीडिया की भूमिका, सामाजिक नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी, इन सब मुद्दों के अलावा भारत की आंतरिक सुरक्षा और साथ ही साथ चुनौती जैसे आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बगावत, संगठित अपराध, और साथ ही साथ सुरक्षा बलों की भूमिका, उनका प्रकार, उनका शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन, साथ ही साथ कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन के मुद्दे। तो ये सारे सम्मिलित रूप से आधारित आपके तीसरे विषय वस्तु का क्या हो जाता है, एक आधार तय करता है। अब बात आती है चौथे पेपर, जिसको खास करके हम एक तरीके से नीति सिद्धांत के रूप में जानते हैं, एथिक्स के रूप में। अब इसमें क्या बात की जा रही है, तो नीति शास्त्र और मानवीय अंत अर्थात संबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के क्या आयाम है, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र कैसे काम करता है, मानवीय मूल्य जैसे महान नेता, सुधारक, प्रशंसकों का जीवन, उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में जो परिवार, समाज, शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका होती है, उसका क्या आधार है। अभिव्यक्ति अर्थात अंतर वस्तु जिसको कंटेंट कहा जाता है, उसकी संरचना क्या है, कार्य कैसे हैं, विचार कैसे हैं, आचरण के परिपेक्ष और उनका प्रभाव और संबंध, हमारे नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति, ये सारे मुद्दे कैसे दिख मिलते हैं। साथ ही साथ सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और बुनियादी मुद्दे, उनके मूल्य, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी निष्पक्षता और गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सामाजिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और फिर आपकी करुणा, इन सब मुद्दों के अलावा संवेदनात्मक बुद्धि। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे अवधारणात्मक तथा आयाम, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और साथ ही साथ प्रयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान। पुनः अगर यही भी बात करें तो लोक प्रशासकों में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, अगर इसकी बात कीजिए तो यहाँ पर स्थिति क्या है, उसकी समस्या क्या है, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार क्या है, दुविधाएं क्या है, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम और नियमन तथा अंतरात्मा, जवाबदेही, नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतरराष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था अर्थात फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कारपोरेट शासन व्यवस्था। इन सब के अलावा शासन व्यवस्था में ईमानदारी अर्थात लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था, ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीति परक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौती, और साथ ही साथ उपयुक्त विषयों के मामले में आपका संबंध क्या होना चाहिए, केस स्टडी जिसको जानते हैं, उसको भी आपको तैयार करना है। तो ये तो विषय के 4 आपके जीएस के पेपर हो गए जो परंपरागत पूर्व से आपके अप्लाई हैं। अभी जो एक बड़ा बदलाव हुआ है वो आप भी जानते हैं, जीएस के पहले 2 ऑप्शनल पेपर होते थे, जीएस के खास करके 5वें पेपर और 6ठे पेपर के रूप में, अभी उसको हटा दिया गया है क्योंकि हमारे राज्य के बहुत सारे विद्यार्थियों की ये मांग थी कि हमारे राज्य के बारे में भी कुछ आपसे पूछा जाए, तो उसी को लेकर के उसके एवज में 2 नए पेपर ऐड किए गए हैं, जिसका पूरा आधार है उत्तर प्रदेश विशेष के ऊपर।
तो उसका क्या क्या पूरा आधार है, इसको हम अगर जो देखें तो सामान्य अध्ययन का जो पेपर 5 है वह इसी के ऊपर आधारित है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश के इतिहास के अलावा यहाँ की सभ्यता क्या है, यहाँ के सांस्कृतिक और प्राचीन नगर कैसे है, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्व एवं रख रखाव, साथ ही साथ संग्रहालय, अभिलेखागार और पुरातत्व। साथ ही अगर बात करें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान कैसे रहा और उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख व्यक्तित्व। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी, जनजातीय जो मुद्दे होते हैं जैसे सामाजिक संरचना, उनके त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा, साहित्य, बोली और सामाजिक प्रथाएं, साथ ही साथ पर्यटन। पुनः बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था में शासन प्रणाली में राज्यपाल कैसे, मुख्यमंत्री कैसे, मंत्री परिषद, विधानसभा और विधान परिषद जैसे केंद्र राज्य संबंध की बात की जाए तो ऐसे मुद्दे हैं। पुनः उत्तर प्रदेश राज्य में लोक सेवा और लोक सेवाओं में खास करके लोक सेवा आयोग और साथ ही साथ लेखा परीक्षा, पुनः महान्यायवादी और उच्च न्यायालय और उसका अधिकार क्षेत्र। साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष राज्य चयन मानदंड, आपके राज्य की राजभाषा, संचित निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल और राज्य निर्वाचन आयोग। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन में शहरी पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे। पुनः उत्तर प्रदेश में सुशासन जैसे भ्रष्टाचार निवारण, लोक नियुक्ति, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना। पुनः उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और इसका क्या प्रभाव, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से संबंधित मुद्दे जैसे उग्रवाद के प्रकाश और उसके विकास के बीच में क्या संबंध है, बाह्य राज्य और अंतरराज्यीय संक्रियाओं से आंतरिक सुरक्षा के लिए जो चुनौती होती है, उसमें संचार की जब बात की जाए तो संचार को आधारित करते हुए क्या क्या पहलू आपको देख मिलते हैं। अगर उन सारे मुद्दों की बात की जाए तो उसमें नेटवर्क, संचार नेटवर्क, साथ ही साथ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट की भूमिका, साथ ही साथ साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, काले धन को कैसे वैध बनाया जाता है और इसकी कैसे रोकथाम करी जाए। फिर आपके कह सकते हो कि विभिन्न सुरक्षा के जो बल हैं, उनकी जो एजेंसी हैं, उनके कार्य कैसे हैं, शासनादेश और आपके अधिकार पत्र। साथ ही साथ सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा चुनौती और उनका प्रबंधन, संगठन अपराध कैसे, अपराध में आतंकवाद से कैसे हम संबंध को देख पाते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या है, नागरिक अधिकार सुरक्षा कैसे यहाँ पे चलती है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सीय मुद्दे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली, फिर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका और उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं अर्थात करंट अफेयर। अगर यहीं पे बात की जाए तो जल शक्ति मिशन और अन्य केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। पुनः उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन जिसको एनजीओ के रूप में जानते हैं, उनसे क्या मुद्दे हैं, उनके योगदान क्या है, उनके प्रभाव क्या है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन अर्थात मुद्दे और उनकी संभावनाएं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार जैसे कोई नई चीज चल रही है, इनके मुद्दे क्या है, इनका समाज में रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास की जब बात की जाए तो उस पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। फिर बात आती है, ये तो बात हो गई 5वें पेपर, और इसी यूपी स्पेशल की जब बात की जाए तो उसका 6ठा पेपर क्या कहता है। इसके आधार की जब बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य की बात कर रहा है, जहां पे अर्थव्यवस्था, राज्य के बजट की प्रमुख विशेषताएं, बुनियादी ढांचा, भौतिक संसाधनों का महत्व, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं, नियोजित विकास और मानव संसाधन कौशल विकास, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश निवेश मुद्दे और इसके प्रभाव। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी की लोक वित्त, राजकोषीय नीति, कर और आर्थिक सुधार जैसे एक जिला एक उत्पाद नीति, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का योजना एवं प्रबंधन, उत्तर प्रदेश में जनांकी, जनसंख्या और जनगणना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि फसलों का उत्पादन, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति, उत्तर प्रदेश की कृषि और सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक, उत्तर प्रदेश के ही संदर्भ में कृषि विविधता और कृषि संबंधी समस्या और उसका समाधान, उत्तर प्रदेश का भूगोल जैसे उसकी भौगोलिक स्थिति, उच्चावच, उसकी संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अपवाह प्रणाली और वनस्पति, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन और अधोसंरचना, साथ ही उत्तर प्रदेश में प्रदूषण, पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद और इनके कार्य। आज यूपी के प्राकृतिक संसाधन में मृदा, जल, वायु, वन, घास, मैदान और आर्द्र भूमि,
साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्व अनुमान से संबंधित आपके मुद्दे। साथ ही उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही जो आपकी अधिवास की बात की जाती है, खास करके उस अधिवास में जैसे आप कह सकते हो कि हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में ही आप प्राकृतिक संसाधन में मृदा, जल और वायु, वन, घास, मैदान, आर्द्र भूमि इनकी बात करते हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन और मौसम पूर्व अनुमान से संबंधित मुद्दों की बात करें। और पुनः उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो अधिवास पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी संरचना कैसे है, उसका कार्य क्या है, उसका समायोजन कैसे है, जीव जंतु और यहाँ की वनस्पतियां। पुनः उत्तर प्रदेश के विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित मुद्दे, उसका प्रसार और उसका प्रयत्न। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौध उत्पादन और यूपी के संदर्भ में विकास की जब बात की तो उनका योगदान क्या है। और पुनः उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना। तो ये जो दो अलग पेपर आपके ऐड किए गए जिसको यूपी स्पेशल के रूप में देखा गया, उसका पूरा यह आधार था। तो 4 पेपर आपके जीएस के और बाकी 2 पेपर आपके विस्तृत स्वरूप में जो जीएस के सिलेबस में आपके ऐड किए गए हैं, उनका पूरा विस्तृत विवरण आपके पास था। अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को निकालना तो वेबसाइट पे आप जाइएगा और स्टूडेंट कॉर्नर पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको सीधे यही पीडीएफ मिल जाएगा। तो पूरी विस्तृत चर्चा तो हमने कर ही दी है। खुद से समझना चाहते हैं तो खुद पीडीएफ निकाल करके भी समझ सकते हैं। बाकी कोई संदेह होता तो उसे नीचे आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी पूरी तैयारी के लिए तो हम लोग आप सबके साथ पूरी तरीके से समर्पित ही है। आज की विषय वस्तु को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए पहलू के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।